बिना बहस किए जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अब तो मर कर भी ये काम करने का सोचूंगी भी नहीं। फिर झुकते हुए बोली, क्या आप मुझे मेरी फैमिली से एक बार मिलवाओगे? वह थोड़ी देर चुप रहा, जैसे हिसाब लगा रहा हो ये बात सही रहेगी या नहीं। कोशिश करूंगा, उसका जवाब छोटा था लेकिन वादा भी था। फिर उसने सर पीछे सोफे पर टिका दिया। आंखों में अनदेखी थकान तैर रही थी। खैर, अब मुझे तुम खुश करो, मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा है। वह घबराकर आगे बढ़ी। मैं आपका सर दबा दूं? उसने आंखें खोली और कहा, सर दबाना नहीं, मुझे खुश करना होगा। आवाज भारी, अब किसी तरह का बहाना नहीं, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास आना चाहता हूँ। वंशिका ने एक पल को सांस भी नहीं ली। उसके गालों पर हल्की सी लाली उतर आई थी। डर और घबराहट का मिला जुला असर था। फिर धीरे से बोली, मुझे स्वीकार है। मानव ने वंशिका को उठाकर बड़े प्यार से बेड पर लेकर आया था और उसे सुलाते हुए, उसकी मासूमियत को निहारते हुए उसके होठों पर झुका था। वह जो अपना सांस रोके उसके होठों पर गुम थी, वह अब उसके होठों को चूमता उसे लाल कर चुका था। धीरे धीरे उसके ब्यूटी बोन पर हाथ सहलाता उसे कांपने पर मजबूर कर गया, लेकिन वह फिर भी अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत कांप रही थी, उसका पूरा बदन सिहर रहा था। मानव धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ जमा रहा था। ब्यूटी बोन से कपड़ा हटाता उसे जोर से चूमने लगा था। वह जो बिल्कुल बेकाबू हुई थी, धीरे धीरे चूमता हुआ उसके बेली बटन तक आ चुका था। वह बार बार हिम्मत करती कि मानव को हटा दे, लेकिन उसको हटा नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे उस पर पूरा हावी हो चुका था। अब वंशिका की सिसकियां तेज हो रही थी। मानव बार बार कहता, कुछ नहीं होगा, बस रिलैक्स हो जाओ। वंशिका, तुम बहुत खूबसूरत हो, एक और ना खत्म होने वाली नशा हो। मुझे अपने से दूर मत करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आज की रात तुम्हें पूरा महकाना है, थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं तुम्हें पाकर दीवाना हो रहा हूँ। वंशिका की चीखें एक झटके में बड़ी तेज हुई थी। वह वंशिका को पुचकारता अब अपने जिस्म को स्लो कर चुका था। धीरे धीरे वंशिका से पूछता, तुम ठीक हो? वंशिका अब आधी टूटी शब्दों में कहती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसको अपने सीने में दबाए अब धीरे धीरे उसे फिर से चूम रहा था। वह जोर जोर से सिसकियां लेती थी। उस रात उस कमरे में सिर्फ सिसकियां ही सिसकियां गूंज रही थी। कमरे में जैसे हवा बदल गई थी। चुप्पी की जगह अब गहरी नजदीकियों की आवाज उतर आई थी। बाहर रात अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर दोनों के बीच की दूरियां कुछ सांसों में मिटने वाला था। पूरा बिस्तर खराब हो चुका था। उसे गोद में उठाते बाथरूम ले जा चुका था। वंशिका का पूरा शर्म और झिझक वो एक ही रात में खत्म कर देना चाहता था। उसे बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा करता, उसके ऊपर फिर से हावी हो चुका था। इस बार वंशिका भी हिम्मत इकट्ठा कर अब आहें भर रही थी। उसको सोचने समझने का मौका दिए बिना उसकी सांसों को अपनी पकड़ में ले गया था और धीरे धीरे उसका जिस्म खुद में समेटने लगा था, जबकि वह आंखें बंद किए उसकी मोहब्बत बर्दाश्त करती जा रही थी। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरा आग उगलता हुआ उदय हुआ था। वे दोनों सुबह के सूरज की पहली किरण पर ही जाग गए थे। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन छन कर उनके कमरे में आ रही थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। सोफे पर बैठी चुपचाप अपने हाथों की उंगलियां मोड़ रही थी। रात की सारी घबराहट अभी भी उसके दिल में धड़क रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था रात जो कुछ उसके साथ हुआ वह उसे किस तरह स्वीकार करे। अभी वह अपने ख्यालों में ही गुम थी जब अचानक दरवाजा एक झटके से खुला। तुलसी देवी अंदर दाखिल हुई। हर कदम में एक अजीब सा रोब, हर नजर में एक विश्वास की लकीर मौजूद थी। वंशिका जल्दी खड़ी हो गई थी, साड़ी का पल्लू अच्छे से संभालते हुए, जैसे अपने जिस्म को ज्यादा से ज्यादा छुपा लेना चाहती हो। वह उनका पैर छूती इससे पहले तुलसी देवी बड़े सख्त शब्दों में बोली थी। तुलसी देवी की आवाज में बहुत रौब था और जहर था। मेरे बेटे की पत्नी बनकर तुम्हें क्या लगा? तुमने बहुत बड़ा इनाम जीत लिया है। तुम्हें एक पल भी खुशी नसीब नहीं होने दूंगी। जो आग तुमने मेरे घर में लगाई है ना, तुम्हें उसी आग में जलाकर राख कर दूंगी। वंशिका का दिल एकदम हलक तक आ गया था। वो घबराए हुए बोली, मैं समझी नहीं माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सच में वो बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह उनके व्यवहार पर किस तरह का रिएक्ट करे। तुलसी देवी एकदम आगे बढ़ी, आवाज हल्की मगर काट खाने वाली थी। ये परिवार कोई आम परिवार नहीं। मेरा बेटा एक बिजनेसमैन आदमी है, उसकी कई कंपनियां हैं। वह कोई आम आदमी नहीं जिसे तुमने अपने पल्लू से बांध लिया है। ऐसे लोगों की जुबान उसके सामने बिल्कुल बंद हो जाती है, सबकी गर्दनें झुक जाती है। उसकी पहली पत्नी उसे धोखा दे चुकी है। अगर तुमने भी धोखा देने का सोचा। उन्होंने उंगली सीधी उसके चेहरे के सामने उठाई।
याद रखना, तुम्हारी चिता भी 2 मिनट में जलाकर रख दूंगी। और तुम अभी, ये शब्द अधूरा रह गया था। बाथरूम का दरवाजा एकदम खुला, मानव बाहर आया। तौलिया कंधे पर, चेहरे पर ताजगी थी। तुलसी देवी की जुबान उसी पल चुप हो गई थी। वंशिका ने दबे कदम पीछे हटाकर नजरें झुका ली थी। मानव ने दोनों को देखा, फिर सीधा अपनी माँ की तरफ बढ़ा था। चुप क्यों हो गई माँ? आवाज बिल्कुल नॉर्मल, बेहद कंट्रोल, मगर अंदर कहीं एक धमाका भड़क रहा था। तुलसी देवी ने जल्दी शब्द संभाल लिया, मैं तो बस यही समझाने आई थी। मानव ने एकदम आगे बढ़ा। अब दोनों आमने सामने थे। अपना शब्द पूरा करती इससे पहले कि वह उनकी बात काट कर बोला, जिसे आपको समझाना था उसे तो आपने समझाया नहीं। वह आपकी नाक के नीचे इसी घर में रहते हुए गुल खिलाती रही, और जिसे मैं खुद समझा लूंगा उसे आप खड़ी होकर समझा रही हैं। क्या मैंने आपसे बोला है कि आप मेरी पत्नी को जरा भी समझाइए? तुलसी देवी ने नजरें चुराने की कोशिश की। मेरा मतलब वो नहीं था। वे बात पूरी करती इससे पहले ही वो मतलब समझा गया था। मेरी पहली शादी आपकी पसंद से हुई थी ना? वह कितनी चली आप भी जानती हैं। आप इस पर उंगली उठाएंगी, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। आपकी पसंद पर मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे, वह कितनों से मिलती थी, और आपके नाक के नीचे वह सब कुछ होता रहा। ऐसी लड़की के लिए आपसे जिस लड़की पर हाथ रखा, मैंने अपना सर झुका लिया, आपका हुक्म बजा लाया। लेकिन अब मैं आपको इस चीज की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा कि आप मेरी पर्सनल जिंदगी में कुछ भी बोलें। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। वह रुका नहीं था, बल्कि और ज्यादा बोला, याद रखो, आप यहाँ सिर्फ अपना कंट्रोल चाहती थी। कंट्रोल के लिए आपने उस लड़की से मेरी शादी करवाई। ये तो भगवान की कृपा है कि सही टाइम पर मेरी आंख खुल गई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना वो मेरे साथ कितना धोखा करती। अब आपका खेल खत्म हो चुका है। कितनी बार मैंने आपको शादी से पहले समझाया था कि आपकी सहेली की बेटी मुझे ठीक नहीं लगती, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। जबरदस्ती उस लड़की को मेरे गले में बांध दिया था। अब नतीजा आपके सामने है। उस लड़की ने आपके बेटे को ऐसा डसा कि मैं अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रहा। उस औरत की वजह से मेरा पूरा रेपुटेशन खराब हो चुका है। मेरे बिजनेस में भी फर्क आया है। उस कमरे में एक सन्नाटा सा उतरा। तुलसी देवी का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। मानव ने आखिरी बार सख्त नजरों से दोनों को देखा। एक निगाह माँ पर, दूसरी वंशिका पर, जो सहम कर खड़ी थी। फिर उसने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुलसी देवी ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द उनके गले में ही अटक गए थे। वे नजर जमीन पर डाले वापस मुड़ गईं और धीरे से कदमों से बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ सांसों की हल्की आवाज बाकी रह गई थी। वंशिका ने ठंडे शब्दों में सर झुकाकर कहा, मैंने माँ जी से कुछ नहीं कहा था। मानव ने उसकी तरफ देखा। इस बार निगाह में सख्ती नहीं थी, बस थकी हुई गंभीरता मौजूद थी। मुझे पता है सब। तुम्हें इसके बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ अपने कमरे में आराम से रहो। ज्यादा किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं, सिवाय मेरे। अब कमरे में रोशनी बदल रही थी, लेकिन रिश्तों में भी अब काफी बदलाव आने लगा था। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। 2 दिन के बाद दोपहर, हल्की धूप थी। हवेली के किचन में बर्तनों की खनक बाकी थी। नौकरानी बर्तन धो रही थी, जबकि वंशिका एक कोने में खड़ी चुपचाप उसे देखे जा रही थी, जैसे अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेना चाहती हो। कुछ पल बाद तेज कदमों की चाप सुनाई दी थी। तुलसी देवी दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। उनकी नजरें सीधे वंशिका पर आकर रुक गई थी। वह उसको देखते हुए गुस्से वाले शब्दों में बोली, क्या कर रही हो यहाँ? वंशिका घबराकर सीधी खड़ी हो गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुलसी देवी यहाँ आ जाएंगी। वह डरे हुए शब्दों में बोली, कुछ नहीं माँ जी, मेरा कमरे में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। आपको कुछ चाहिए था? डर के मारे उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तुलसी देवी ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। मुझे नहीं, तुम्हारे पति को चाहिए। वह तुम्हें अपने बैठक में बुला रहा है। नौकरानी के हाथ बर्तन धोते धोते रुके थे। आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि हवेली में ये बात मशहूर थी कि बैठक में किसी औरत का जाना सख्त मना था। वंशिका ने चौंक कर पूछा, बैठक? लेकिन वहाँ तो बाहरी आदमियों की बैठक होती है, मुझे वहाँ क्यों बुलाया जा रहा है? तुलसी देवी ने अपने भौं को उचकाया। पता नहीं, जाकर खुद ही देख लो। ज्यादा यहीं पर सवाल जवाब करती रहोगी तो वह गुस्सा कर बैठेगा। वह कब से जवाब सुनने का इंतजार कर रही थी। नौकरानी के सामने आधी हकीकत और आधा जहर छोड़कर वह पलट गई थी। पीछे नौकरानी ने वंशिका को तरसती हुई नजरों से देखा था, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी अगर कुछ कहेगी तो उसकी अपनी नौकरी चली जाएगी।
इसलिए वह चुपचाप अपने काम में बिजी हो गई थी। तुलसी देवी को ये लड़की बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि तुलसी देवी को पता चल गया था कि मानव इसे कहाँ से ब्याह कर ले आया है। वे अपना वंश ऐसे बदनाम गली की लड़कियों से तो कभी नहीं चलाना चाहती थी। इसी वजह से वंशिका के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। जबकि तुलसी देवी की सहेली की बेटी का शादी से पहले उसके कितने बॉयफ्रेंड थे। तुलसी देवी तो इसे अनजान थी, लेकिन मानव ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। मानव को पिछले 3 सालों से वह धोखा दे रही थी। उस दिन जब मानव रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट के साथ बैठा था, सामने वाली सीट ही उसकी पत्नी ने बुक करवा रखी थी। उस पर 3 लड़के बैठे हुए थे और वह बहुत मजे से बात कर रही थी। वह तीनों लड़के आपस में दोस्त थे और उन तीनों दोस्तों की ये अकेली गर्लफ्रेंड थी। ललिता को ये नहीं मालूम था उसका पति भी उसी रेस्टोरेंट में बैठा है। कुछ ही देर बाद ललिता ने ड्रिंक मंगाई थी और उन चारों ने बैठकर खूब पिया। उसके बाद उन्होंने कमरा बुक किया हुआ था और वे अलग अलग कमरों में नहीं गए थे। एक ही कमरे में वे चारों थे। ये सब मानव अपनी नज़रों से देख रहा था। वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, लेकिन वह रेस्टोरेंट था। वह अपने क्लाइंट के साथ बैठा था। वह कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने मीटिंग वहीं ख़त्म की और अपनी पत्नी के रूम की तरफ बढ़ा था। गुस्से में दरवाज़ा जोर से खोलता हुआ अंदर जा चुका था। जो कुछ उसकी नज़रों ने देखा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वह अपनी पत्नी को आग लगा दे। वे तीनों लड़के उसके जिस्म से चिपके हुए थे और ऑन कैमरा अश्लील वीडियो बना रहे थे, जिसे मानव ने तहस नहस कर दिया था। एक लड़का जो ललिता के ब्यूटी बॉल से चिपका हुआ था, दूसरा उसके बैली बटन को चूम रहा था, तीसरा लड़का कैमरे को संभाले हुए था। ललिता की सिसकियां और आहों से पूरा कमरा महका हुआ था और ललिता बहुत खुश नजर आ रही थी और वह न जाने ये सब कब से कर रही थी। मानव के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह थोड़े पुराने ख्याल का इंसान जरूर था। औरतों को हमेशा उसकी मर्यादा में रहना पसंद करता था। जब उसने अपनी पत्नी ललिता को इस हालत में देखा, उसने ललिता पर हाथ नहीं उठाया, पर उन तीनों लड़कों का बुरा हाल कर दिया था। और उसी दिन ललिता नाम की लड़की का चैप्टर खत्म हो गया था। उसे डिवोर्स दे चुका था। अब जब उसने वंशिका से शादी कर ली थी, उसकी शादी जैसे भी हालात में हुई हो, लेकिन वंशिका में उसे सच्चाई दिखाई दे रही थी। जब वंशिका के साथ उसने सुहाग रात मनाई थी, उसे सब पता चल गया था। वंशिका बिल्कुल अनछुई लड़की थी। सुहाग रात के दिन उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, जो मानव से छुपा नहीं था। उसके बाद मानव ने उसे बड़े प्रेम से समेटा था। जब तुलसी देवी को ये सब पता चला कि वंशिका एक ऐसी जगह से ब्याह कर आई है, तो वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। उन्हें लगता था ये सारा घर गंदा हो चुका है। पंडित जी ने तुलसी देवी को सब कुछ बता दिया था कि मानव ने उन्हें कहाँ पर बुलाया था। तभी से तुलसी देवी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी और वंशिका के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। और इसी आग में जलकर उन्होंने बैठक में वंशिका को भेज दिया था, ताकि मानव को उसकी असलियत का पता चले। ऐसी लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती। ये एक गंदी लड़की है। वंशिका ने अपने साड़ी के पल्लू को मजबूती से संभाला और किचन से निकल गई थी। हवेली के लंबे लंबे दरवाजों से चलते हुए उसके कदम हिल रहे थे। दिल में बेचैनी सी धड़क रही थी। उन्होंने बुलाया तो शायद कोई जरूरी बात होगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर बैठक के करीब पहुंचते ही उसका दिल सीने से जैसे फटने लगा था। दरवाजा धीरे से धकेला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में बिल्कुल गंभीरता छाई हुई थी। कई आदमी बैठे हुए थे। कई बिजनेस डील के लिए आदमी वहां बैठे हुए थे। उन सबके बीच सर झुकाए मगर एक रोब में बैठा मानव था। वंशिका को देखते ही वह चौंक सा गया था। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और आश्चर्य एक साथ उभर आए थे। ये यहाँ क्या कर रही है? एक आदमी ने उसे सर उठाकर देखा। मानव जी, ये तो शकुंतला बाई के कोठे पर लाई गई लड़की थी। मैंने इस लड़की को खरीदने की कोशिश की थी, पर यह लड़की बहुत जिद्दी है। ये उस दिन अपने कमरे को लॉक करके बैठी थी। लाख दरवाजा खुलवाने पर भी उसने दरवाजा न खोला। ये शकुंतला बाई को धमकी दे रही थी, अगर मुझसे जबरदस्ती की गई तो अपने आप को खत्म कर लूंगी। आखिर मानो तुमने ये हूर की परी को कैसे अपनाया? मानव अपनी जगह से झटके से खड़ा हो गया। वंशिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसका शब्द गुस्से में था। वह सहम कर बोली, जी जी, मुझे तो माँ जी ने कहा था कि आप बुला रहे हैं। एक पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। सभी वंशिका को देख रहे थे। मानव को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मानव आपे से बाहर हो चुका था और उठते जोर का थप्पड़ वंशिका के मुंह पर रख चुका था। उसे उस बैठक से बाहर कर चुका था। लेकिन फिर वंशिका ने कहा, मुझे माँ जी ने यहाँ भेजा था कि आप बुला रहे हैं। बैठक के बाहर बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था। मानव ने दहाड़ती हुई आवाज में कहा,
अभी अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह चुपचाप अपने गालों पर हाथ रखे हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। उसका गाल बिल्कुल लाल हो चुका था। वह इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मानव बैठक में जाते सब पर एक निगाह डालते चुपचाप बैठ गया था। मानव ने कहा, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें आप लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये मेरी पत्नी है, और अगर मेरी पत्नी के लिए आपकी नज़र, आपके शब्द ऐसे निकल रहे हैं तो मैं तुम्हें यहाँ बैठने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और अभी के लिए मैं ये मीटिंग ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं। मानव तो गुस्से में लाल हुआ था। उसको वंशिका पर हाथ उठाया गया बार बार याद आ रहा था। वंशिका का चेहरा एक तरफ को घूम गया था। आंखों में हैरानी, दर्द और बेबसी एक साथ उभर आए थे। मानव दहाड़ा, तुम्हें अकल नहीं? बैठक और ऑफिस किस जगह को कहते हैं? क्या तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं? औरतों को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं? अंदर जाओ। उसका शब्द ना सिर्फ गुस्से में था, वंशिका के होंठ कांपने लगे थे। मैंने तो बस वही कहा, अभी चुप हो जाओ और अभी के अभी जाओ, बाहर निकलो। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया था। वह जल्दी आंसू पोंछती, अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करती भागती हुई वहां से बाहर निकली थी। दरवाजा उसकी पीठ पर जोर से बंद हुआ। उसके अंदर की दुनिया भी एक बार फिर से डर और दुख आश्चर्य से कांप उठी थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। पूरा दिन मामूली के हिसाब से बीत चुका था। शाम की काली रात चारों तरफ फैलने लगी थी। वह कमरे में दाखिल हुआ तो रोशनी मंदी थी और वह करवट मोड़े लेटी हुई थी। उसके बाल नरम रोशनी में बिखरे हुए थे। कुछ पल उसके पीठ को देखता रहा, जैसे हर झुकाव, हर हरकत उसके दिमाग में छप गई हो। फिर दरवाजा धीरे से बंद किया। सोफे के किनारे पर बैठ गया था। वह कब से आंखें बंद किए लेटी रही, लेकिन उसकी आंखों के किनारों से बहते आंसुओं की झलकियां रोशनी में भी चमक रही थी। उसने चुपचाप उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया? भूखी क्यों हो? उसने कोई जवाब न दिया, बस सर झुकाए लेटी रही। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम खुद बताओ, अगर तुम मेरे ऑफिस में अपने घर का पर्सनल मामला लेकर आओगी तो गुस्सा तो आएगा ना? पत्नी हो तुम मेरी, इज्जत हो मेरी। अब उठो, खाना खाओ। रोने की जरूरत नहीं। इतना भी जोर से थप्पड़ नहीं मारा था मैंने। उसकी आवाज में गंभीरता और नरमी दोनों एक साथ थी। वह रोती हुई बोली, जोर से ही मारा था आपने। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। आपकी माँ ने ही कहा था कि आप मुझे वहां बुला रहे हैं। मानव ने उसका हाथ पकड़ा और बेड पर बिठाते हुए बोला, तुम्हें जब पता है कि मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं कर रही हैं और इस तरह की हरकत कर बैठेंगी, तो क्या तुम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? वहां औरतों का जाना मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि ये घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जाती है। इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं। वह अपनी आंखें बंद किए हल्की सी हिचकी के साथ बोली, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इस तरह का माहौल नहीं है, ना ही इस तरह का ऑफिस है। मानव की आवाज में अभी भी नरमी थी। लेकिन मेरी जान, यहाँ सब होता है। तुम एक बिजनेसमैन की पत्नी हो। यहाँ पर मीटिंग भी होता है, यहाँ पर बैठक भी है, और बाहर के लोगों की बातें भी होती हैं, और घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जाती है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर सर झुकाए बोली, अभी भी मुझे डांट रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं थी। मानव ने एक पल के लिए उसके आंसुओं से तर चेहरे को देखा, फिर धीरे से बोला कि तुम बिल्कुल बच्ची हो, अकल नहीं है तुम्हें। अच्छा चलो उठ जाओ प्लीज, कुछ खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। वह मुंह बनाए उठ गई। उसके होठों की हल्की सी कपकपाहट ने उसके डर और जज्बात की कहानी सुना दी। मानव ने चम्मच उठाया, धीरे धीरे खाना उसके मुंह में रखा, नरम आवाज में कहा, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें मजबूत रहना चाहिए, बस आराम से खाओ। उसके हाथों से खाना लेने लगी। थोड़ी झिझक रही थी, फिर विश्वास उसके चेहरे पर झलक उठा था। वह उसके आंसू साफ करने लगा। उसके चेहरे की लकीरों में थकान और डर को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसने उससे हल्की सी हंसी में कहा, देखो तुम्हारे बिना ये सब कुछ अधूरा लगता है। वह सर झुकाए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे समझ आ रही है। मानव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस अब आगे का रास्ता तुम्हारे लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। तुम आराम से खाओ, फिर मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं। वह थोड़ी देर खाने में बिजी हुई। वह चुपचाप उसके सामने बैठा रहा, कभी चेहरे की तरफ देखता, कभी खाने की तरफ। उसकी मौजूदगी में उसका दिल अजीब सुकून महसूस कर रहा था। कमरे की चुप्पी में सिर्फ खाने की हल्की आवाज और कभी कभार उसके हल्के आंसुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। मानव ने इसके बालों में हाथ फेरा, कहा, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम समझदारी से काम लेना। वह सर झुकाए बस उसकी बातें सुनती रही
और पहली बार दिल में एक छोटा सा सुकून महसूस हुआ था। वह जानती थी ये जगह डर की नहीं बल्कि सुरक्षा की जगह बन चुकी है। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अब उस हवेली में रहते हुए उसे 4 महीने बीत गए थे। उस बीच उसने ज्यादा वक्त कमरे में ही बिताया था। वह बाहर जाने से डरती थी। उसे इतना समझ आ चुका था उसकी सास उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने अपना एक दायरा चुन लिया था। आज मामूली सा ही दिन था। वह कमरे में बैठी चुपचाप अपनी सोचों में मगन थी। अचानक एक नौकरानी अंदर आई थी। थोड़ी देर सर झुकाए खड़ी रही, फिर उसे खबर दी, आपको साहब ने ड्राइंग रूम में बुलाया है, जरूरी बात करनी है। वह घबराकर उठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कदमों की रफ्तार तेज करके वह ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजा खोला तो उसके सामने एक पल के लिए दुनिया रुक सी गई थी। उसके अपने माँ बाप वहाँ बैठे थे, सर झुकाए। मानव बगल में आकर बैठ गया था। मानव तो बिल्कुल चुप था। वह रोती दौड़ती हुई अपनी माँ की तरफ लपकी और सीने से जा लगी थी और बहुत जोर से रोने लगी थी। मानव ने एक तरफ बैठकर चुपचाप उसकी आंखों में मौजूद डर और विश्वास को महसूस किया। उसकी माँ ने धीरे से उसे गले लगाया, नरम शब्दों में बोली, बस चुप हो जाओ मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसके बाप ने भी सर पर हाथ रखते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, बस सुकून से बैठो। रोती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस लड़के की गलती थी, मुझे वहां पर वो ले गया था। उसके पापा ने चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरा, उसे थपथपाया। उसकी माँ ने उसे धीरे से सहारा देते हुए कहा, हाँ हमें सब पता है बेटा, मानव साहब ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ पहुँच गई हो। मानव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बहुत अच्छे इंसान है। वह थोड़ी देर रुकी, फिर भीगी आंखों से मानव की तरफ देखा, सर झुकाए बोली, मुझे विश्वास है मेरी बेटी अपना घर अच्छे तरीके से बसाएगी और मुझे तुम्हारी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मानव चुप रहा, बस उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसकी हर हिचकी और हर डर को समझ रहा हो। वह रोते हुए बोली, हाँ मैं कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जो मौका देना था वह दे चुकी हूँ। फिर उसने अपने पिता की तरफ ध्यान दिया और सर झुकाया, पापा आपने मुझे माफ कर दिया है ना? उसके बाप ने धीरे से सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटी। अगर तुम्हारा पति मानव ना होता तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करता, लेकिन अगर तुम उनकी पत्नी बन गई हो तो तुम्हारे अंदर कोई न कोई अच्छाई जरूर होगी, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। उसने एक बार फिर भीगी आंखों से अपने पिता की तरफ देखा और उस पल उसके दिल में सुकून और विश्वास की एक लहर दौड़ गई थी। मानव चुपचाप बैठा उस मंजर को देख रहा था और एक तरफ उसके हाथ को थोड़ा सा सहारा देकर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था, वह अब सुरक्षित है। थोड़ी देर अपने माँ बाप के सीने से चुपचाप लगी रही, फिर धीरे से आंखें साफ की और सर उठाया। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब उठो, सब कुछ ठीक हो गया है। उसके माता पिता दोनों ही बहुत खुश थे। उसकी माँ बोली, भगवान की कृपा है, अब मैं समझ गई हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानव ने उसे देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही काफी है, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुमने डर और परेशानी के बाद भी हिम्मत दिखाई, यही तुम्हारी असल ताकत है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर एक बार अपने माँ बाप को देखा, उनकी आंखों में मौजूद फिक्र और मोहब्बत को महसूस किया और दिल में बोली, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ड्राइंग रूम की हवाओं में सुकून छा गया, जहां डर और शिकायत परेशानी के बाद अब सिर्फ विश्वास था, मोहब्बत थी। काफी देर तक उनके माँ बाप उसके पास रहे और फिर परमिशन लेकर चले गए थे। वक्त की रफ्तार कभी नहीं रुकती। पूरा दिन मामूली के हिसाब से बीत गया था। रात की मंदी रोशनी में डाइनिंग रूम में माहौल चुप था और खाने की ट्रे के लिए धीरे से दाखिल हुई थी। उसे अचानक जोर का चक्कर आया, जमीन पर बेहोश होकर गिर गई थी। उस पर मानव अपने सोफे पर बैठा था। वह पलटकर उसकी तरफ देखने लगा और जल्दी उठ खड़ा हुआ। उसके जिस्म को अपनी बाहों में उठाया। उसका चेहरा थपथपाने लगा, मगर वह बिल्कुल बेहोश थी। उसे अचानक बेहोश होने पर वह बौखला गया था। अपनी माँ की तरफ देखकर वह जोर से बोला, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, मैं इसे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। तुलसी देवी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाया। मानव उसे सावधानी से उठाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे की नरम बेड पर उसके कदमों की आहट की आवाज को दबा रही थी और हर पल उसके बेहोश जिस्म की सुरक्षा में जितना मुमकिन हो सका सावधानी रखी जा रही थी। कुछ ही देर के बाद तुलसी देवी डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब वंशिका की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों बाहर चले जाएं, और वे सर हिलाकर जल्दी कमरे से बाहर निकल गए। मानव भी चुपचाप किनारे पर बैठ गया। वह करीब 15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आई।
दोनों बेकाबू उनके तरफ लपके। डॉक्टर ने मानव को देखते हुए कहा, आपकी पत्नी बिल्कुल फिट है, लेकिन आप लोगों को अब उनका ख्याल रखना होगा। तुलसी देवी घबराकर बोली, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? खाना वक्त पर ही तो खाया था, फिर बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर ने नरमी से जवाब दिया, आप इतनी समझदार हैं, अभी भी नहीं समझी? वो माँ बनने वाली है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक तुलसी देवी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, आप सच कह रही हैं? डॉक्टर, झूठ तो नहीं कह रही हो ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बस उनका ख्याल रखना होगा। इस हालत में लड़कियां वीक हो जाती हैं। मानव सुकून भरे शब्दों में बोला, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने सर हिलाया, जी आप मिल सकते हैं। दोनों अंदर गए तो वह सामने होश में लेटी हुई थी। जल्दी उसके करीब जाकर उसका हाथ थामा। नरम आवाज में कहा, डॉक्टर क्या बोल कर गई है? तुम उसे मान रही हो? उसने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मैं आपको बताना चाहती थी। कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, मगर शायद वहम हो इसलिए चुप हो गई थी। तुलसी देवी आगे बढ़ी, उनके माथे पर प्यार किया और बोली, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। हमारे परिवार में कभी किसी को ये खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती। मेरी सहेली की लड़की 4 साल मानव के साथ थी, लेकिन उसे भी ये खुशी नसीब नहीं हुई। तुमने सिर्फ 4 महीने में ये खुशखबरी सुना दी। मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं वह कम है। भगवान की कृपा है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये कहकर वह बाहर की तरफ चली गई थी। तुलसी देवी को अब अपनी बहू वंशिका पर प्यार आने लगा था, क्योंकि वंशिका के माँ बाप भी तुलसी से मिलकर गए थे और सारी सच्चाई तुलसी देवी अब जान चुकी थी। उनके जाने के बाद वह मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। उसके हाथ को थामकर बोली, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं? आपने मुझे मेरी फैमिली भी दी और सब कुछ इतना अच्छा हो गया। वह बोला, अच्छा, बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे जज्बात अभी कैसे हैं। उसने सर हिलाकर कहा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर पिता के लिए ये पल बहुत कीमती होता है। कमरे की चुप्पी सिर्फ नरम रोशनी, हल्की सांसों की आवाज़, प्यार की लंबी लंबी सिसकियाँ थी। मानव ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, बस यही काफ़ी है, बाकी सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। उसकी आंखों में देखकर वह चुपचाप मुस्कुराई और दिल ही दिल में बोली, अब सब कुछ खुशियों से भरपूर है। वक्त की रफ्तार अपनी तेजी पर थी। 6 महीने के बाद चांदनी रात की नरम रोशनी में लॉन में हवा हल्की लहरों की तरह बह रही थी। वह एक बड़ी सी चादर में अपना सर छुपाए, घुटनों को सीने से लगाए बैठी हुई थी। ऊपर तारों से भरा आसमान देख रही थी। हर सितारा जैसे उसके दिल की चुप्पी को झलका रहा था। अचानक से उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। वह पलटी तो मानव धीरे से उसके पास बैठ गया था। वह कुछ कहती, लेकिन उसने जमीन पर बैठकर उसके पाँव में पहने जूतों पर लगी हुई मिट्टी अपनी ओढ़ी हुई शॉल से साफ करते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं रहता। कहाँ मिट्टी में खेल रही थी? तुम्हारे जूते कितने गंदे हो रहे हैं। वह जल्दी बोली, आप क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठो, नौकरानियां देख रही हैं। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, पत्नी के कदमों में बैठा हूँ, किसी महबूबा के तो नहीं। वह थोड़ी शर्माते हुए बोली, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता, आप मेरे पति हैं, आप ऊपर बैठिए। मानव हंसते हुए बोला, ये पति अपनी पत्नी से बहुत खुश है। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने सर पर बिठाकर पूरी रिश्तेदारी में घुमाऊं। वह मुस्कुराकर बोली, पहले तो थप्पड़ मारा करते थे मुझे। मानव ने नरमी से कहा, आपका नौकर आपके कदमों में बैठा है। महारानी साहिबा, आप सजा दें, हम हर सजा के लिए तैयार हैं। आप बोलो तो अपनी गर्दन काटकर तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूं। वह हंसते हुए बोली, भगवान न करे आपका साया मेरे बच्चों पर हो और आप बिल्कुल सलामत रहें। मानव ने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा। उसके बराबर में बैठकर आंखों में मोहब्बत भरकर बोला, मुझे तो हर पल भारी लगता है, पता नहीं ये वक्त कैसे बीतेगी, लेकिन वह पल जब मैं अपनी नन्ही सी जान को अपनी गोद में लूंगा, वह जब मुझे पापा बोलेगी, जब मैं पापा बन जाऊंगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। उसने उसकी तरफ देखकर सर हिलाया और अपनी नरम आवाज में बोली, मेरे साथ भी ऐसा ही है। हर पल आपके बिना अधूरा लगता है। आपकी हर बात, हर कदम मेरे लिए कीमती है। मानव ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और दिल की गहराई से बोला, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सब कुछ है। तुम मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं, मेरी दुनिया हो। हर खुशी, हर गम, हर पल मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वह आंखों में नमी लिए उसके पास झुकी और बोली, मैं भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ। आपके बिना जिंदगी का मैं सोच भी नहीं सकती। आपके बिना मेरा हर दिन अधूरा लगता है। चांदनी में दोनों के चेहरे रोशनी में नहाए हुए थे। मोहब्बत और सुकून के अजीब मिले हुए असर थे।
मानव ने धीरे से उसके बालों को अपने हाथों में लेकर कहा, बस तुम खुश रहो। तुम्हारा और हमारे नन्हे मेहमान का ख्याल रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने एक पल के लिए आंखें बंद करके सर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं हर पल आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप और मेरी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। मानव ने उसके हाथ पर अपने हाथ मजबूती से रखे, नरम शब्दों में बोला, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, हमारा परिवार, ये सब मेरे लिए बेहद कीमती है। अब कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ हम और हमारी मोहब्बत। रात के सुकून में चांदनी, हल्की हवा, मोहब्बत की नरमी, रोशनी के बीच दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दिल की हर धड़कन, हर पल एक दूसरे के लिए सुरक्षित, कीमती महसूस हो रही थी। उस पल चुप्पी में जिंदगी अपने सबक सिखा रही थी। मोहब्बत, भरोसा, परिवार, संबंध, ताकत सबसे बड़ी हकीकत थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।